सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम सीबीएसई बोर्ड से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पार्ट लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, याद करना इनको ज़रूरी है और इनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। इसको आप नोट कर लें और याद रखें। तो पहला प्रश्न देखिए, संचार किसे कहते हैं? आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति जो है चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को मौखिक, लिखित या श्रव्य दृश्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। यानी जैसे भाषा का जो कार्य होता है, वैसे ही संचार में हम अपनी सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को किसी भाषा के माध्यम से या सांकेतिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से हम जब अपने सूचनाओं को, अपनी विचारों को, भावनाओं को लिखकर या मौखिक रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वह संचार हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो यह चर धातु से बना हुआ है, आपने याद रखना है। अगला नेक्स्ट जो प्रश्न देखिए, जनसंचार क्या है? जब किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद करने की अपेक्षा किसी यांत्रिक माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के साथ संवाद स्थापित जो है किया जाता है, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। यानी संचार का ही विस्तृत रूप है जनसंचार। जैसे इंटरनेट के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से जब हम अपनी सूचना, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, यानी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग करके, प्रत्यक्ष संवाद करने की अपेक्षा इन यंत्रों का प्रयोग करके जब हम संवाद करते हैं, तो उसे जनसंचार कहा जाता है। जन यानी व्यक्ति, लोग, और संचार वही चर धातु चलना, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम अपनी वाणी को, अपने विचारों को, सूचनाओं को जब पहुंचाते हैं, और वह भी व्यापक स्तर पर, तो जनसंचार बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, संचार के किन्हीं दो कार्यों को स्पष्ट कीजिए। कई बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। संचार के दो कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला, संचार के द्वारा किसी के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। किसी के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। और दूसरा, संचार का प्रयोग अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब आप सोचोगे कि व्यवहार को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। देखिए, संचार का जो कार्य है वह सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, इधर से उधर पहुंचाना है। और जब किसी सूचना को, समस्या को सबके सामने प्रकट कर दिया जाता है, तो व्यवहार को नियंत्रण करने में लाभ होता है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? डिकोडिंग से तात्पर्य प्राप्त संदेशों में निहित अर्थ को समझना, कि जो संदेश आपको मिला हुआ है उसको, उसके अर्थ को आपने समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है। यह एनकोडिंग की विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें संदेश प्राप्तकर्ता प्राप्त चिन्हों एवं संकेतों के अर्थ जो है निकालता है। यानी एनकोडिंग में संदेश प्राप्तकर्ता जो होता है वो संकेतों के अर्थ निकालता है, और उस अर्थ को अगर ग्रहण कर लेता है तो डिकोडिंग हो जाता है। ये आपने याद रखना है। संचार प्रक्रिया में शोर क्या है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न को आपने ध्यान रखना है। शोर वही नॉइस से संबंधित है। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर कहते हैं। यह भौतिक, तकनीकी या मानसिक भी हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से परेशान है, तो संचार का जो सही मूल्य है, संचार का जो सही कार्य है, वह ग्रहण नहीं कर पाता, डिकोडिंग नहीं कर पाता। इसके कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे। शोर जो है एक आने वाली बाधाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अंतःवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? प्रश्न है, अंतःवैयक्तिक वह संचार
जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, यानी स्वयं से ही बातचीत करता है व्यक्ति, उसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जैसे पूजा करना, ध्यान लगाना, तो ये आप ध्यान रखें कि भक्ति वगैरह करते हैं तो, या हम मनन करते हैं, कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तो वह अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। अगला प्रश्न, समूह संचार का उपयोग कहाँ होता है? समूह संचार का उपयोग समाज एवं देश के सामने उपस्थित समस्याओं का बातचीत एवं बहस के द्वारा हल करने के लिए होता है। आप उत्तर लिख सकते हैं 1 अंक में कि समाज या देश में उपस्थित जो समस्याएं हैं, बातचीत या बहस के द्वारा उनको हल करने के लिए जब हम समूह से संचार करते हैं तो समूह संचार का उपयोग माना जाता है। जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं, स्पष्ट करें। जनसंचार के महत्वपूर्ण या निम्नलिखित कार्य आप लिख सकते हैं, जैसे सूचना देना, मनोरंजन करना, ज्ञान व शिक्षा देना, जागरूकता, निगरानी और नियंत्रण, ये आप लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन जो है बड़ा आ जाता है तो आप इसमें 1-1, 2-2 पंक्तियां जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? मुद्रण यानी टाइपिंग, जिसको आप समझते हैं। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि शामिल होते हैं। ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? देखो, जनसंचार जो है विस्तृत रूप से संचार का जो है रूप है। जब हम बड़े जनसमूह को अपनी बात, अपनी सूचना पहुंचाते हैं तो जनसंचार हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या माध्यम अपना सकते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर होगा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पुस्तकें, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि, सिनेमा आदि भी आप इसमें लिख सकते हैं। संचार जीवन की निशानी है, स्पष्ट करें। प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है। सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य अपनी भावनाओं को दूसरे तक संप्रेषित करना चाहता है, यानी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। अपनी भावनाओं और विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य जिस समय रुक जाएगा, वह समय मनुष्य की गतिहीनता एवं संवेदनहीनता का परिचायक होगा। कहने का तात्पर्य है, संचार के बिना जो है हम निरस हो जाएंगे, हमारा जीवन जो है जड़ हो जाएगा। अपनी भावनाओं और विचारों को हम दूसरे तक पहुंचाना हमें आवश्यक है, तभी हमारा जीवन जो है संभव है, अच्छा चलता है। मनुष्य की गति जो है संचार से ही संभव है। इसमें आप लिख सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि गतिशील एवं संवेदनशील मनुष्य के लिए अपनी भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति अनिवार्य है, अन्यथा वह मृत प्राय हो जाएगा, यानी वह जड़ हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस तरह कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। जनसंचार की निम्नलिखित विशेषताएं आप बता सकते हैं। जनसंचार माध्यमों के द्वारा प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति जो है सार्वजनिक होती है, सभी के लिए प्रयोग की जाती है। ये आप लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट है आपका, यहाँ 2 लिखा हुआ है। दूसरा, इसमें संचारक एवं प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, कि जिन लोगों तक जो है संचार किया जाता है, बड़े विशाल जनसमूह होता है, तो संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। जनसंचार माध्यम में द्वारपाल होते हैं, जो इन माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रण व निर्धारित करते हैं। ये आप आंसर लिख सकते हैं कि जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं। जनसंचार के 2 महत्व अथवा जो कार्य हैं वो बताने हैं। 2 महत्व, 2 विशेषताएं कह सकते हो आप। ऊपर जो हमने पढ़ा वैसा ही क्वेश्चन है। जनसंचार का प्रमुख कार्य शिक्षा प्रदान करना है। इसके द्वारा मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। जनसंचार देश विदेश से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी प्रदान करता है, यानी शिक्षा का कार्य तो करता ही है, बौद्धिक विकास भी इससे होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम चीज़ें सीखते हैं, नई नई कोई भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, संचार के माध्यम से हम कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, तो हम
जो है बौद्धिक स्तर हमारा बढ़ता है। ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। संचार के प्रकार कौन कौन से हैं? संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: सांकेतिक संचार, अमौखिक संचार, मौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक और जन संचार। अगर बड़े क्वेश्चंस में यह पूछा लिया जाता है तो सांकेतिक रूप से जब हम संचार करते हैं, ये आप ध्यान रखें। अमौखिक रूप से जब लिखकर कोई बात प्रकट करते हैं, मौखिक जब बोलकर हम प्रकट करते हैं, अंतर्वैयक्तिक स्वयं से जब हम संचार करते हैं, बातचीत करते हैं, मनन करते हैं, और अंतर्वैयक्तिक जो होता है एक दूसरे से जब हम संचार करते हैं, और जन संचार जब हम विशाल समूह से संचार करते हैं। समूह संचार जब हम समूह में जैसे कक्षा में संचार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है, यानी जिज्ञासा है ही पत्रकारिता का जो है निर्माण है, संभव है। समाचार क्या है? प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। किसी भी घटना, विचार, समस्या से संबंधित रिपोर्ट को ही समाचार कहते हैं। कोई भी घटना है, विचार है या समस्या है, उस रिपोर्ट को आप समाचार कह सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब कोई सामान्य छोटी सी बात होती है तो वह ज़रूरी नहीं समाचार हो। जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो यह कोई समाचार नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो वह समाचार बन जाता है, लोगों की उसमें रुचि हो जाती है। तो ऐसे आप इसको समझेंगे, याद रखेंगे। पत्रकारिता किसे कहते हैं? देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। तो देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं, समाचार का जब रूप ले लेती हैं वो, तो उस प्रक्रिया को, यानी जब पत्रों के माध्यम से वह समाचार जो है रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है तो पत्रकारिता का रूप ले लेता है, आप ऐसा कह सकते हैं। आपसी व्यवहार या जानकारी को समाचार क्यों नहीं माना जाता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसी व्यवहार या जानकारी को समाचार नहीं माना जाता क्योंकि समाज के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है। वास्तव में समाचार का संबंध सार्वजनिक महत्व के विषयों से ही है। जैसे अभी हमने बात की, एक व्यक्ति के संबंध में अगर वह इधर से उधर घूमता है, जाता है, मिलता है तो कोई समाचार नहीं होगा, जानकारी को समाचार नहीं मानेंगे क्योंकि उसका सार्वजनिक महत्व भी होना आवश्यक है। कोई घटना होगी, कोई विस्तृत वार्तालाप, कोई जन संचार होगा तो ही वह समाचार बन पाएगा। समाचार का निर्धारण कौन करता है? प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, समाचार का चयन, आकार और प्रस्तुति का निर्धारण जो है पत्रकार, संपादक और समाचार संगठन करते हैं। यह निर्धारण करते हैं कि समाचार यह किस प्रकार का है या समाचार के योग्य है या नहीं है। समाचार के विभिन्न तत्वों को बताइए। समाचार के विभिन्न तत्व उल्लेखनीय है: नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव। इनमें होना चाहिए महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे समाचार के विभिन्न तत्वों में अगर बात करें, नवीनता, यानी समाचार में नवीनता होनी आवश्यक है। कुछ ना कुछ नयापन हम सब जानना चाहते हैं, कोई चीज़ नई सीखना चाहते हैं, नए समाचार को प्राप्त करना चाहते हैं। निकटता, वह हमारे आसपास हो, हमारे से संबंध उसका हो तो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, समाचार ज़्यादा हमारे लिए कारगर होगा। प्रभाव भी हमारे ऊपर उसका कुछ ना कुछ होना चाहिए, देश विदेश की चाहे घटना हो, चाहे कोई समाज से संबंधित हो। ऐसे ही जनरुचि भी उसकी होनी चाहिए, उस विषय में लोगों की रुचि होनी आवश्यक है, तभी समाचार अच्छा माना जाता है। टकराव होना चाहिए, संघर्ष होना चाहिए उसमें, यानी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जो होता है उसमें कहीं ना कहीं टकराव की संभावना भी होनी चाहिए, यानी थोड़ा नकारात्मक दृष्टिकोण भी लोगों का उसमें पनपना जरूरी है। और महत्वपूर्ण व्यक्ति उससे जुड़े हों, उपयोगी जानकारियाँ वहाँ मिलती हों, अनोखापन उसमें हो, पाठक वर्ग उससे शामिल हो, नीतिगत ढांचा, यानी जो समाचार बनाया गया है उसका जो ढांचा है वह नीतिपूर्ण होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पाठक वर्ग के लिए काम का होना चाहिए। तो ये आप उत्तर में लिख सकते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है: फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन और कार्टोग्राफ। तो सबसे पहले फोटो पत्रकारिता देखिए।
फोटो पत्रकारिता के अंतर्गत आजकल फ़ोटो का प्रचलन जो है बहुत बढ़ गया है। वास्तव में फ़ोटो के माध्यम से कई बातों को एक साथ कह दिया जाता है। फ़ोटो टिप्पणियों का भी प्रभाव अधिक व्यापक पड़ता है। यानी फ़ोटो जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा बड़े बड़े फ़ोटो जो हैं लगा दिए जाते हैं और उन पर बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से लोगों को प्रभाव डालने के लिए उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, तो वह फ़ोटो पत्रकारिता विशेषांग माना जाता है, बन जाता है। कार्टून को ना आप न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, एक छोटे कार्टून्स बना करके और वार्तालाप करते दिखाई देते हैं, एक दो कार्टून, और उन पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ लिखी होती हैं जो पाठक वर्ग के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार्टून को ना समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले कार्टून हस्ताक्षरित संपादकीय होते हैं। यानी संपादकीय जो कार्य हैं उसमें कार्टून हस्ताक्षरित किए जाते हैं। संपादक या समाचार एजेंसी या कोई भी व्यक्ति विशेष जो पत्रकार का कार्य करता है वह कार्टून बनाकर संपादक को दे सकता है। कार्टून जन सामान्य की भावनाओं को व्यक्त करने का सीधा तरीका होता है, सामान्य सा तरीका होता है, यानी चित्रात्मक शैली में आप इसको कह सकते हैं, जिसका पाठक वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रेखांकन और कार्टोग्राफ ग्राफ से संबंधित है। रेखांकन समाचारों को रोचक बनाते हैं। कार्टोग्राफी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को ग्राफ या रेखांकन के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। यानी आपने देखा होगा जैसे शेयर बाजार का अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो ग्राफ के माध्यम से सेंसस वगैरह बढ़ता हुआ दिखाई देता है या गिरावट उसमें दिखाई जाती है, तो वो जो है कार्टोग्राफ होता है। रेखांकन उसको किया जाता है ग्राफ के माध्यम से। ऐसे ही क्रिकेट स्कोर जो बोर्ड होता है, सेंसस के आंकड़े जो होते हैं तक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कार्टोग्राफी का प्रयोग समाचार पत्रों के अतिरिक्त टेलीविज़न पे भी होता है, ये आप लिख सकते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों को बताइए। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें खोजपरक पत्रकारिता यानी छानबीन जहाँ पे की जाती है, विशेषीकृत पत्रकारिता जिसमें विशेष विषय पर लेखन किया जाता है, वॉचडॉग पत्रकारिता जहाँ निगरानी का कार्य किया जाता है जैसे भ्रष्टाचार आदि पर, तो वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। एडवोकेसी पत्रकारिता जहाँ पर किसी सामान्य विषय या विशेष विषय पर संतुलन निष्पक्ष भाव से पत्रकार जो कार्य करता है तो एडवोकेसी पत्रकारिता हो जाता है। और वैकल्पिक पत्रकारिता जो विकल्प के माध्यम से एक को छोड़कर दूसरा जब विकल्प हम ले लेते हैं तो पत्रकारिता का रूप धारण कर लिया जाता है। आगे देखिए इनमें वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है। देखिए वॉचडॉग जैसे वॉचमैन होता है वैसे वॉचडॉग नाम यहाँ पर पत्रकारिता का दिया है। समाचार पत्रों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। वॉचमैन का कार्य जैसे घर की निगरानी रखना होता है, वैसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता का कार्य जो है वो निगरानी करना होता है, छानबीन करना होता है। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है, यानी सरकार जो कार्य कर रही है वह क्या ठीक है या गलत है, उस पर निगरानी एक प्रकार से रखी जाती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है। ऐसी पत्रकारिता वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ऐसी पत्रकारिता सरकारी समाचारों की आलोचना भी करती है। ये समाचार जो सरकार प्रस्तुत करवाना चाहती है अगर वह सत्य पर आधारित नहीं है तो वॉचडॉग पत्रकारिता के अंतर्गत उसको जुटलाया जा सकता, बताया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीत पत्रकारिता को स्पष्ट करें। पीत पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार पत्र अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों का खुलासा या फिल्मी गपशप आदि से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करते हैं। यही आप याद रखेंगे कि यह पत्रकारिता जो है पीत पत्रकारिता, जहाँ अफवाहें होती है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, फिल्मी गपशप होती हैं, प्रेम संबंधों को झुठलाना या वैसे उड़ाना कह सकते हैं, बड़े चर्चित व्यक्तियों के बारे में ऐसी कोई बातें आती हैं तो वह पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। वास्तव में यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है, यानी सनसनीखेज जो मुद्दे होते हैं पीत पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इस तरह के पत्रकारिता की शुरुआत जो है 19वीं सदी में उत्तरार्ध में, यानी 19वीं सदी जब आधी जा चुकी थी, लगभग उतर चुकी थी, अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी जब वहाँ कुछ समाचार पत्रों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तब से यह नाम दिया गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है,
पेज 3 पत्रकारिता क्या है? उत्तर है पेज 3 पत्रकारिता से तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह सामान्यतः समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। यानी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उनकी महफिलें, उनके जाने माने लोगों से जीवन परिचय करवाया जाता है, उन पार्टियों के बारे में बताया जाता है। और पृष्ठ संख्या समाचार पत्र पर, न्यूज़पेपर पर यह 3 नंबर संख्या पर जो पृष्ठ होता है, पेज होता है, उस पर यह दी जाती है, इसीलिए पेज 3 पत्रकारिता इसे कहा जाता है। स्टिंग ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है? प्रश्न को जो है बार बार पूछा गया है। जब किसी टेलीविज़न चैनल का पत्रकार छिपे हुए या जासूसी कैमरे के द्वारा किसी गैरकानूनी, अवैध या असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है। यानी आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में जो है कैमरा छुप कर लगा दिया जाता है और ऐसी कोई वार्तालाप, ऐसी कोई घटना को उसमें कैद कर लिया जाता है जो असामाजिक गतिविधियों को फिल्म एक प्रकार से अवैध या गैरकानूनी कार्य करने वाले होते हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए ऐसा किया जाता है, तो इसे स्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है। कई बार चैनल अपने ऑपरेशन को गोपनीय कोड भी देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये नाम दिया जाता है किसी स्टिंग ऑपरेशन का। शब्दकोश क्या है? डिक्शनरी आप इंग्लिश में बोलते हैं। शब्दकोश के अंदर किसी एक भाषा में प्रयोग होने वाली सभी शब्दों को इकट्ठा करके प्रस्तुत किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों की व्युत्पत्ति, स्रोत, लिंग के साथ साथ उनके शब्द रूपों और विभिन्न संदर्भपरक अर्थों की जानकारी होती है। जैसे डिक्शनरी में आप जानते हैं शब्दों की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से स्रोत कहाँ से है, कहाँ से एक वचन है या बहुवचन है, विभिन्न प्रकार के शब्दों का रूप जो है उसमें प्राप्त होता है। जैसे हिंदी शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के अनुसार शब्द दिए जाते हैं। शब्दकोश का सबसे बड़ा लाभ होता है किसी भी प्रकार के शब्द का विस्तृत विश्लेषण आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, ले सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ क्या है? जिस प्रकार शब्दों के अर्थ शब्दकोश में दिए जाते हैं, उसी प्रकार संदर्भ ग्रंथ में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यानी मानव द्वारा जो ज्ञान है, संचित ज्ञान है, उसका कोई ग्रंथ निर्मित कर देना, उसकी जानकारी, विषय की जो जानकारी तुरंत प्राप्त उससे कर सकते हैं आप। संदर्भ ग्रंथों में जानकारियों का क्रम भी शब्दकोश के नियमों के अनुसार ही होता है। जब भी किसी विषय पर हमें तुरंत जानकारी चाहिए होती है, तब ये ग्रंथ हमारे काम आते हैं। यानी किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये जानकारी इकट्ठी करके जो है उसमें क्रमबद्ध कर दी जाती है और यह हमें बहुत लाभ देती है। विश्वकोश या विश्व ज्ञान कोश, साहित्य कोश को समझाइए, ये क्वेश्चन है। विश्व ज्ञान कोश या इसमें पूरे विश्व की जानकारियों का संग्रह आप कह सकते हैं। मनुष्य के ज्ञान या रुचि से संबंधित सभी रचनाएं, जानकारियाँ विश्व ज्ञान कोश से संक्षिप्त रूप से सहजता से प्राप्त की जा सकती हैं। यानी विषय से संबंधित जानकारियाँ इसमें रखी जाती है। जैसे डिक्शनरी में केवल शब्द रखे जाते हैं, यहाँ अनेक जानकारियाँ इकट्ठी करके संकलित कर दी जाती हैं और प्रकाशित करवा दी जाती हैं। तो विश्व ज्ञान कोश में भी शब्दकोश के नियमों का अपनाया जाता है। साहित्य कोश ऐसे ही, साहित्य कोश में साहित्यिक विषयों से संबंधित अगर जानकारी उपलब्ध होती हैं तो साहित्य कोश बन जाता है। इसमें सभी साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ उनके लेखकों आदि के नाम भी क्रम अनुसार दिए जाते हैं। चरित्र कोश किसे कहते हैं? चरित्र कोश जैसे आप जानते ही एक व्यक्ति विशेष से चरित्र से संबंधित हुआ, जिस कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व व कृतित्व की जानकारी उपलब्ध होती है। यानी उनकी कृतियाँ क्या हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनके व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी हम इसमें जो इस कोश में प्राप्त करते हैं उपलब्ध होती हैं। साहित्य, संस्कृति और विज्ञान क्षेत्रों में जिन्होंने भी महान कार्य किए हैं उसे ही चरित्र कोश कहा जाता है। इसमें सभी विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि का संक्षिप्त परिचय व उपलब्धियाँ होती हैं, क्रमानुसार दिया जाता है। चरित्र कोश को व्यक्ति कोश भी कहा जा सकता है, ये आप याद रखें। इसमें भी शब्दकोश के नियमों का ही पालन किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तकनीक क्या है? एफएम आपने नाम सुना होगा। टेलीविज़न के अतिरिक्त जो है एफएम पहले काफ़ी प्रचलन में था, आज भी कारों में आप देखते हैं एफएम चलता है। तो रेडियो प्रसारण की एक विशेष तकनीक है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है।
रेडियो का प्रसारण दो तकनीकों के जरिए होता है। इसमें एक तकनीकी जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी एएम और दूसरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम होती है। एफएम तकनीक अपेक्षाकृत जो है नई तकनीक है और इसकी प्रसारण की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन एएम रेडियो की तुलना में एफएम के प्रसारण का दायरा जो है थोड़ा सीमित होता है। इस बात को अभी आप नोट करें, यानी कम, यह अभी सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया है। अपने देश के कुछ क्षेत्र अभी भी एफएम से वंचित हैं। अपडेटिंग से क्या तात्पर्य है? विभिन्न वेबसाइट जो पर उपलब्ध सामग्री को समय समय पर जब हम संशोधित कर देते हैं, परिवर्धित कर देते हैं, उनको सही करके और शुद्ध करके प्रस्तुत कर देते हैं दोबारा से, तो इसे अपडेटिंग कहते हैं। अद्यतन इसको हिंदी में आप कहेंगे। ऑडियंस किसे कहते हैं? जनसंचार माध्यमों के साथ जुड़ा एक विशेष शब्द है। यह जनसंचार माध्यमों के दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल होने वाला शब्द है। देखो, वैसे ऑडियंस ऑडियो से संबंधित अगर आप मानेंगे तो केवल श्रोता वहाँ पे आप सोचेंगे, लेकिन याद रखें इसमें दर्शक और पाठक भी शामिल होते हैं, सामूहिक रूप से इसमें शामिल होते हैं। समाचार पत्रों में ऑप एड क्या होता है? ऑप एड का प्रयोग जो किया जाता है, समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ के सामने प्रकाशित होने वाले वह पन्ना जिसमें विश्लेषण, फीचर, स्तंभ, साक्षात्कार और विचारपूर्ण टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं, तो वह ऑप एड होता है। हिंदी के बहुत कम समाचारों में ऑप एड पृष्ठ जो है प्रकाशित होता है, लेकिन अंग्रेजी के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे समाचारों में, अखबारों में ऑप एड पृष्ठ जो है देखा जा सकता है। यानी विश्लेषण, फीचर और स्तंभ, साक्षात्कार सभी इकट्ठे एक पेज पर दिए जाते हैं, तो वह ऑप एड होता है। डेडलाइन किसे कहते हैं? प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, 12वीं कक्षा में भी पूछा जाता है। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यानी जैसे शाम को 11 बजे तक अगर न्यूज़पेपर कोई हमारी न्यूज़ ले लेता है तो वह डेडलाइन है। उसके बाद वो उस न्यूज़ को नहीं प्रकाशित होगी, तो ये ध्यान रखना है। तो डेडलाइन ऐसे समय सीमा को कहा जाता है। अगर कोई समाचार डेडलाइन निकालने के बाद मिलता है तो आमतौर पर उसके प्रकाशित या प्रसारित होने की संभावना कम हो जाती है, यानी अगले दिन उसको प्रसारित किया जाता है। न्यूज़ पेज क्या होता है? न्यूज़ पेज का जो अर्थ है, किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस ताज़ा घटना का उल्लेख किया जाता है जिसके कारण जो है मुद्दा चर्चा में आ गया है। यानी कोई चर्चा का विषय बन जाता है जब मुद्दा घटना का उल्लेख करके या फीचर में, तो उस ताज़ा घटना का उल्लेख करना न्यूज़ पेज के अंतर्गत आता है। जैसे आप किसी माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा में सरकारी स्कूल के बेहतर हो रहे प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट मान लो लिख रहे हैं, तो उसका न्यूज़ पेज जो है सीबीएसई का ताज़ा परीक्षा परिणाम होगा। इसी तरह शहर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध को अगर फीचर पर का न्यूज़ पेज सबसे ताज़ी वह घटना होगी जिसमें किसी महिला के खिलाफ अपराध हुआ है, तो ये न्यूज़ पेज हो जाता है। यानी उसका हेडिंग आप क्या देंगे, उस विषय से जोड़कर जो घटना आप लेते हैं वह होगा न्यूज़ पेज। बीट से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है। बीट का अर्थ क्षेत्र विशेष होता है, ये ध्यान रखना है। समाचार पत्र या अन्य समाचार माध्यमों द्वारा अपने संवाददाता को किसी क्षेत्र या विषय यानी बीट की, यानी क्षेत्र या विषय की मैंने बताया बीट कहा जाता है कि दैनिक रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी बीट से संबंधित है। यह एक तरह से रिपोर्टर का कार्य क्षेत्र है जो निश्चित करना है। जैसे कोई संवाददाता शिक्षा बीट कवर करता है या इन्फॉर्मेंट जिसे आप कह सकते हैं, उसका संबंध बीट से होता है। अगला प्रश्न देखिए, सीधा प्रसारण या लाइव किसे कहते हैं? लाइव क्या होता है? जैसे लाइव टेलीविज़न न्यूज़ आप सुनते हैं, देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव कहलाते हैं, देखे जाते हैं। तो रेडियो और टेलीविज़न पर जब किसी घटना या कार्यक्रम को सीधा होते हुए दिखाया या सुनाया जाता है तो उस प्रसारण को सीधा प्रसारण या लाइव कहते हैं। रेडियो में इसे आंखों देखा हाल भी कहा जा सकता है, जबकि टेलीविज़न के पर्दे पर सीधे प्रसारण के समय लाइव लिख दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय आप जो देख रहे हैं वह बिना किसी संपादकीय काट छांट के सीधे आप तक बात पहुंच रही है। तो लाइव आपने देखा होगा, जानते हैं। अगला है डायरी किसे कहा जाता है?
प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है। डायरी एक ऐसी नोटबुक होती है जिसमें पृष्ठों पर वर्ष के 365 दिनों की तिथियां क्रम में लिखी जाती हैं, यानी पूरे वर्ष का जो है एक एक दिन का उस पर पेज होता है, पृष्ठ होता है। प्रत्येक तिथि के बाद जो है पृष्ठ को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि आप उसमें अपना कुछ लिख सकें, लिखा जा सकते जो आपका अपनी जानकारी है, अपनी दैनिकी है, अपनी रोज़ नामचा ज़िंदगी में जो होने वाली घटनाएं हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं, दैनिकी, दिनी, रोज़नामचा, रोज़निशी, वासरी, वासरिया भी कहा जाता है। यह मोटे गत्ते की सुंदर जिल्द से सजी हुई होती है। कुछ डायरियाँ प्लास्टिक के रंग बिरंगे कवरों से भी सजाई जाती हैं। डायरी विभिन्न आकारों में मिलती हैं। इसमें टेबल डायरी, पुस्तकार जो डायरी होती है पुस्तक के आकार की, पॉकेट डायरी भी प्रमुख हैं। डायरी आपने देखी भी है, वही डायरी है ये। डायरी का उपयोग जो है क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डायरी के प्रत्येक पृष्ठ पर एक तिथि होती है तथा शेष पृष्ठ खाली होता है। इस खाली पृष्ठ का उपयोग जो है उस तिथि विशेष से संबंधित सूचनाओं अथवा अपनी निजी बातों को लिखने के लिए किया जाता है। किसी विशेष तिथि पर यदि हमें कोई विशेष कार्य करना है अथवा कहीं जाना है तो उससे संबंधित सूचना पहले ही उस तिथि वाले पृष्ठ पर लिख दी जाती है ताकि उस समय आने पर हम उस कार्य को याद कर सकें। हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों को भी हम उस तिथि के पृष्ठ पर लिखकर अपने अनुभवों को सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक आय व्यय का विवरण भी लिखते हैं, यानी जो खर्च हुए हैं, जो आए हुए हैं, धोबी का दूध है या हिसाब है, धोबी वगैरह कपड़े वपड़े का हिसाब है, बच्चों की शरारतें आदि भी लिख सकते हैं। डायरी लेखन क्या है, कुछ प्रसिद्ध डायरियों के नाम आपसे पूछे गए हैं। अत्यंत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा डायरी कहलाता है, या ऊपर जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वही आप लिख सकते हैं। हमारे जीवन में प्रतिदिन जो है विशेष घटनाएं होती हैं, हमें अनेक गतिविधियों और विचारों से भी गुजरते हैं। दैनिक जीवन में हम जिन घटनाओं और विचारों और गतिविधियों से निरंतर गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठ पर शब्दबद्ध कर लेना ही डायरी लेखन कहलाता है। तो प्रसिद्ध कुछ डायरियां हैं, यहाँ पे डायरियों के नाम आपसे पूछ सकता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी है। ऐसे ही एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी है। रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यानन की डायरी है। सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद दास की डायरी है। द डायरी ऑफ यंग गर्ल एनी फ्रैंक की डायरी आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में यह आती है, एनी फ्रैंक ऑफ द यंग गर्ल। पटकथा से क्या तात्पर्य है? पटकथा शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट शब्द का जो अर्थ है पर्दा और कथा शब्द का अर्थ कहानी से है। इस प्रकार पटकथा शब्द से तात्पर्य ऐसी कहानी से जो पर्दे पर दिखाई जाए। पर्दा छोटा अथवा बड़ा कोई भी हो सकता है। कहने का भाव यह है कि जो कहानी टेलीविज़न तथा सिनेमा में दिखाई जाने के लिए लिखी जाती है उसे पटकथा कहा जाता है। जैसे फिल्में आप देखते हैं पर्दे पर दिखाई जाती हैं तो आप कह सकते हैं पटकथा है। पटकथा का स्रोत कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम पटकथा जो है लिखते हैं? पटकथा का स्रोत जो है कुछ भी हो सकता है, हमारे स्वयं के साथ किसी घटना या हमारे आसपास कोई घटना घटी हो, उसका स्रोत पटकथा का जो है स्रोत वह बन सकता है। इसके अतिरिक्त अखबार में छपी कोई समाचार, हमारी कल्पना से अपनी कोई कहानी, इतिहास में वर्णित कोई व्यक्तित्व, कोई सच्चा किस्सा अथवा साहित्य की किसी प्रसिद्ध रचना पर पटकथा लिखी जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं को तो बहुत बार पटकथा का आधार बनाया गया है, यानी कोई भी ऐसी घटना जो विशेष हो, कोई कहानी, कोई ऐसे वर्णित व्यक्तित्व जिसमें कोई किस्सा छुपा होता है, कोई बात हो, तो अखबार से भी ऐसी सूचना ली जा सकती है और अपने साथ घटी हुई घटनाओं को भी हम पटकथा पर्दे पर दर्शा सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो यहाँ पे दे रखा है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर कई बार फिल्म बन चुकी है। पटकथा की संरचना कैसी होती है? फिल्म और दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक और प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, समाधान आदि सभी कुछ होता है। यानी ये जैसे किसी फिल्म आपने को देखते हैं तो उसमें सब कुछ होता है। घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व, समाधान, सब कुछ उसमें शामिल होता है। इसमें छोटे छोटे दृश्य होते हैं, असीमित घटनास्थल होते हैं। इसकी कथा फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीकी से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। फ्लैशबैक से अतीत में हो चुकी
और फ्लैश फॉरवर्ड से भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। यानी अतीत वाली बात करें तो फ्लैशबैक, और अगर भविष्य की बात करें तो फ्लैश फॉरवर्ड से भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर घटित घटनाओं को भी दिखाया जाता है। कथानक को विभिन्न दृश्यों में बदलते हुए अंत की ओर ले जाया जाता है। नाटक और फिल्म की पटकथा में क्या अंतर है? कई बार प्रश्न जो है 12वीं कक्षा में पूछा गया, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। नाटक के दृश्य बहुत लंबे होते हैं, जबकि फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। नाटक में घटना स्थल जो है प्राय सीमित होता है, जबकि फिल्म में इसकी कोई सीमा नहीं होती। नाटक एक सजीव कला माध्यम है। अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यानी रंगमंच पर आपने देखा होगा, स्टेज आदि पर यह प्रोग्राम किया जाता है, नाटक किया जाता है, जबकि सिनेमा में यह पूरा रिकॉर्डिंग होती है। नाटक में कार्य व्यापार, दृश्यों की संरचना, चरित्रों की संख्या सीमित रखनी होती है, जबकि सिनेमा में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, यानी एक साथ चलता है, एक सीध में चलता है और क्रमानुसार उनको ले लिया जाता है, जो एक दिशा में आगे बढ़ता है। सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से होता है और इसको कई वर्ष भी हो जाते हैं। पटकथा की मूल इकाई क्या और कैसे है? पटकथा की मूल जो इकाई है वो दृश्य होती है। एक दृश्य का निर्माण एक स्थान पर एक ही समय में लगातार चल रहे कार्य व्यापार के आधार पर होता है। यदि इनमें से किसी एक पर कोई परिवर्तन होता है तो सारा दृश्य ही बदल जाता है। तो ये पटकथा से संबंधित है। ऐसे ही है, टिप्पणी किसे कहते हैं? किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा विषय को हल करने के लिए उस पर राय, विचार, आदेश या निर्देश दिए जाते हैं, उसे टिप्पणी कहते हैं, कमेंट कहते हैं। कोई भी पत्र अगर लिखा जाता है, किसी विभाग से लिखा जाता है, तो उस पर अगर आप अपनी राय प्रस्तुत करते हैं, कोई आदेश निर्देश दिए जाते हैं, तो टिप्पणी कहा जा सकता है। टिप्पणी शब्द अंग्रेजी के नोटिंग शब्द का पर्याय है। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है। इसके साथ साथ यह उन बातों की ओर भी संकेत करती है जिसके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। तो ये टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। टिप्पणी या टिप्पणी लेखन के किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और इसी से संबंधित आप देखेंगे कि किन नियमों पर आप टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी सदैव निर्धारित दिए गए टिप्पण कागज़ पर ही, या नोटिंग जो कागज़ होता है, यानी एक पेज होता है, जैसे किसी भी विभाग का एक विशेष नोटपैड होता है, उस पर ही लिखा जाता है। और टिप्पण विषय को ध्यान में रखकर लिखना चाहिए। टिप्पण का स्वरूप जो है अनुकूल होना चाहिए, तथ्य स्पष्ट होने चाहिए, क्रमानुसार तथ्यों पर टिप्पणी करनी चाहिए, किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी बार बार एक बात को आप रिपीट नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता किसी बात को आप आदेश को बार बार उस पर बात लिख रहे हैं। टिप्पण सदैव तटस्थ होकर लिखना चाहिए, यानी हमें निष्पक्ष भाव से लिखना चाहिए और सच पर आधारित होना चाहिए। टिप्पण की भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक और भावपूर्ण अगर हो तो बहुत अच्छी लगती है। टिप्पण सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए, यानी मैं का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। और अंतिम आज का प्रश्न जो है, अनुस्मारक या समरण पत्र किसे कहते हैं? कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं? जब किसी पत्र, ज्ञापन आदि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो प्रेषक को याद दिलाने हेतु जो पत्र लिखा जाता है, यानी जो पत्र भेजने वाला है उसको याद दिलाया जाता है कि भाई आपको उस पत्र का आपने जवाब नहीं दिया है, तो वह जवाब आपको चाहिए। तो आप याद दिलाने के लिए किसी पत्र या ज्ञापन का उत्तर समय पर जब नहीं प्राप्त होता तो उसको जो याद दिलाने के लिए पत्र लिखते हैं उसको अनुस्मारक कहा जाता है। स्मरण पत्र भी इसको कह सकते हैं, याद दिलाने वाला पत्र। स्मरण जैसे याद दिलाना होता है, याद करना, उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। इसका प्रारूप औपचारिक पत्र के समान होता है, लेकिन यह आकार में छोटा होता है। अनुस्मारक से प्रारंभ में पूर्व पत्र का विवरण दिया जाता है, पहले पत्र का यानी क्रमांक दिया जाता है, भाई ये पत्र हमने पहले भी डाला था, ऐसे ऐसे बात थी, उसका ही जवाब आपको चाहिए तो। और एक से अधिक अनुस्मारक भेजे जा सकते हैं, यानी अगर जवाब नहीं आता तो फिर अनुस्मारक 1, अनुस्मारक 2, 3, 4 ऐसे आप याद दिलाने हेतु ऐसे अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र लिख सकते हैं किसी विभाग को, अन्य अधिकारी को। तो ये थी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। आप इन्हीं सभी प्रश्नों को लिख लें और याद करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।